हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसके पहले का वीडियो आप देख रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज एक नया टॉपिक जो कि है CCE यानी कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी इसका हिंदी मीन्स जो होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, CCE यानी कंटिन्यूअस कम्प्रहेंसिव एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, CCE का सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCE, यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में होता क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले ओवरव्यू इसका बता देता हूँ। कॉन्टिन्यूस मतलब सतत और कॉम्प्रहेंसिव मीन्स होता है व्यापक। ठीक है, सतत और व्यापक, किसी भी चीज़ का सतत और व्यापक यानी लगातार मूल्यांकन करना और व्यापक यानी समग्र मूल्यांकन करना, वही कहलाता है क्या, CCE। आइए इसके डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि CCE सातत्य एवं समग्र मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति है जिसमें बच्चे का शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक प्रदर्शन निरंतर और समग्र रूप से मूल्यांकित किया जाता है। यानी बच्चा जो स्कूल में सीखता है वो भी और स्कूल के बाहर भी जो सीखता है वो भी, दोनों का मूल्यांकन सतत और मतलब निरंतर और समग्र रूप से किया जाता है। समझ रहे हैं कि बच्चा जो स्कूल में सीख रहा है प्लस स्कूल के बाहर जो इन्वायरमेंट से जो सीख रहा है, स्कूल में प्लस इन्वायरमेंट में सीख रहा है, उनका कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉम्प्रहेंसिव मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन किसका, कि बच्चा जो शैक्षणिक और सह शैक्षणिक जो भी वह सीख रहा है, बच्चा जो भी अचीवमेंट कर रहा है, उसका सतत और व्यापक मूल्यांकन ही क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। समझ गए आप? वही इसमें डेफिनेशन में लिखा है कि एक ऐसी पद्धति है जिसमें शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, मैंने बताया कि जो स्कूल में कराई जाती है शैक्षणिक और स्कूल के बाहर जो होती है सह शैक्षणिक प्रदर्शन का निरंतर और समग्र रूप से मूल्यांकन करना। ठीक है, EVS में ECC का प्रयोग करके हम न केवल बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं बल्कि उनके दृष्टिकोण, कौशल और व्यवहार का भी मूल्यांकन करते हैं। यानी इसका CCE का यूज करके, यानी कॉम्प्रहेंसिव और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो होता है उसका यूज करके हम उसके ज्ञान का नहीं बल्कि उसका दृष्टिकोण क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर किस में अच्छा सोच सकता है, उसके दृष्टिकोण और कौशल कि उसमें क्षमताएं कितनी हैं उसका, और प्लस उसका बिहेवियर किस तरीके से है, उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या फिर और भी किस तरीके से उसकी संस्कृति है, मतलब उसका बिहेवियर देख के हम उसको पता कर सकते हैं कि यह इस एनवायरनमेंट से आ रहा है या फिर इसकी संस्कृति क्या है, इसकी बोली किस तरीके से है, उसका व्यवहार देख के पता कर सकते हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे का ज्ञान का मूल्यांकन ही नहीं बल्कि उसके समग्र विकास का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे उसके दृष्टिकोण, कौशल और व्यवहार का भी। ठीक है, आइए हम इसका और अच्छे से देखते हैं कि EVS में CCE का EVS में क्या मूल्यांकन होता है, यानी EVS में सतत और व्यापक मूल्यांकन कैसे किए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि CCE का मूल्यांकन क्या होता है। CCE मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत यानी लगातार और समग्र यानी सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। यानी सभी पहलुओं में मतलब फिजिकल, शारीरिक, मानसिक एंड इमोशनल और मोरल, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन किसमें होता है, CCE में। ठीक है, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि CCE होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि CCE होता क्या है। तो
तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, फिर इसका डेफिनेशन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी के थ्रू है, ठीक है, एनसीईआरटी के थ्रू जो है उसको हम देख लेते हैं कि सीसीई एक मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के अधिगम और समग्र विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट को सतत रूप से यानी निरंतर रूप से विभिन्न पहलुओं, जैसे मैंने बताया था एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, मैंने बताया था ना एकेडमिक शैक्षणिक और शैक्षणिक के आधार पर जांचा जाता है। बिल्कुल मैंने आपको वही बताया था कि सीसीई में जो बच्चा सीखता है उनके शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि ईवीएस में सीसीई का उद्देश्य क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई इन ईवीएस, ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई इन ईवीएस, ये देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला टॉपिक इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि छात्रों के अधिगम की लगातार निगरानी करना। बिल्कुल छात्र जो भी सीख रहा है वह किस तरीके से सीख रहा है उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। और कॉन्टिन्यूअस करते रहना, ये नहीं कि आपने कुछ दिनों तक किया फिर आपने उस पर ऑब्जर्वेशन करना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे का लगातार ही ऑब्जर्वेशन होगा तभी बच्चा क्या कमियां हैं और कौन कौन सी कमियां उसकी सुधारनी है तभी आपको पता चलेगा। आप तभी एक अच्छे टीचर बन पाएंगे जब उसकी कमियों को आप पहले डायग्नोस करेंगे, फिर उसको रिमेडियल यानी उसका उपचार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम बच्चों की समझ, रुचि, कौशल और मूल्यों का मूल्यांकन करना, यानी बच्चे में कौन सी समझ है, ठीक है, किस तरीके की समझ है, वो उसके प्रीवियस नॉलेज किस तरीके से हैं उसको जानना। फिर बच्चे का इंटरेस्ट किस तरीके से है, बच्चा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है या फिर बच्चा कौन से लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसकी रुचियों को जानना, ठीक है। कौशल यानी किस कौशल में वह निपुण है, कौन से कार्यों में वह निपुणता हासिल किया है या फिर कौन कौन से कौशल में उसकी कमियां हैं उसको जानना, ठीक है। और उसके जो मूल्य हैं यानी जो उसने खुद डिसाइड किए हैं, मूल्य यानी ऐसा नियम जो खुद से डिसाइड किया जाता है, उसको बाहरी कोई डिसाइड नहीं किया करता। जैसे कि अगर आप जा रहे हो रोड पे कोई पैसा गिरा है तो वहाँ पर आपके मूल्य ही होंगे जो बताएंगे, दो ऑप्शन होंगे कि आप जिस आदमी का, जैसे कोई आदमी आपके सामने से गुजर रहा है उसकी पर्स गिर जा रही है तो आपके मूल्य ही डिसाइड करेंगे कि आप उसको कॉल करो, बुलाओ और बताओ कि आप सर आपका पर्स गिरा है, या फिर आप चुपचाप उसको उठाओ और निकलते बनो। ये कौन डिसाइड करेगा? आपके मूल्य। और इन सब का मूल्यांकन करना, इन सब का मूल्यांकन करना किस में आता है? सीसीई में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, केवल परीक्षा पर निर्भर न रहकर विविध माध्यमों से आकलन करना। बिल्कुल केवल परीक्षा पर ही ना निर्भर होकर आप उनमें एक्टिविटी भी कराते रहिए, अलग अलग एक्टिविटी भी कराते रहिए कि बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी में शामिल करेंगे ताकि बच्चा बोरियत नहीं महसूस करेगा और अच्छे से एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, ठीक। शिक्षण प्रक्रिया को बच्चा केंद्रित, जो भी आप शिक्षण प्रक्रिया का मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो भी है वह कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। बच्चा केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए जो भी आपकी शिक्षण प्रक्रिया हो, ठीक है। बच्चों को फीडबैक देना ताकि वे सुधार कर सके, और फीडबैक भी किस तरीके से देना, उनको बिल्कुल नकार करके नकारा ना जाए कि जो भी आंसर दे रहे हैं बच्चे उसको तुरंत ना नकार करके उनको एक मीडिएटर के थ्रू कि हाँ, जैसे कोई बच्चा कुएं को, ठीक है, जैसे कोई बच्चा कुआं को इनारा बोल रहा है, ठीक है, कुएं को इनारा बोल रहा है, तो आप बच्चे को फीडबैक देंगे पर डायरेक्ट नहीं बताकर, आप तुरंत
जैसे आपने क्वेश्चन किया कि आप आते हैं वहाँ आसपास आपने क्या देखा, तो बच्चा बताएगा मैं आते टाइम वहाँ पर इनारत देखा। तो आप बच्चे को ना कहकर ये बताएंगे अच्छा ठीक है रोली ने आते टाइम वहाँ पर एक कुआं देखा, तो बच्चे की माइंड मैपिंग होगी अच्छा इसको इनारा ना कर कर इसको कुआं भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो डेवलप होगा और बच्चा हीन भाव भी नहीं होगा और आपका फीडबैक भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, शिक्षकों को बच्चों की ज़रूरत के अनुसार शिक्षा पद्धति में बदलाव करना चाहिए। बिल्कुल फ्लेक्सिबल, कैसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी लचीला। आपका जो पाठ्यक्रम हो बच्चों पर केंद्रित होना चाहिए और लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, बच्चों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, और उनमें बदलाव होते रहना चाहिए। किसके अनुसार? बच्चों के अनुसार उनमें बदलाव होना चाहिए और लचीला होना चाहिए, समय समय पर जिस तरीके से बच्चा सीख सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि सीसीई के दो मुख्य पार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया कि सीसीई का मतलब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन के दो मेजर पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, पहला, जैसे मैंने बताया कि आपको हम लोग असेसमेंट पढ़ रहे हैं, असेसमेंट में हम सीसीई पढ़ रहे हैं। तो पहला असेसमेंट जो हमारा सतत मूल्यांकन और दूसरा समग्र या व्यापक मूल्यांकन। इसको व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं। कौन सा? व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस यानी जो भी सत्र के दौरान जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और रोज़मर्रा की जो डेली क्लासें चल रही हैं उसी में उनका परीक्षण कर लेना। ठीक है, ये होता है कॉन्टिन्यूअस। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी उसके सभी पक्षों का, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, वो किसी जो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल या फिर मोरली जो भी असेसमेंट होंगे सब किस में आएंगे? कॉम्प्रिहेंसिव में आएंगे। आइए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। सतत मूल्यांकन क्या होता है? यह प्रक्रिया सत्र के दौरान नियमित रूप से की जाती है। मैंने आपको बताया कि सत्र के दौरान ही नियमित रूप से की जाती है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं कि दैनिक अवलोकन, जो पढ़ाया जा रहा है उसी दिन उसका अवलोकन हो। ठीक है, जो भी एक्टिविटी की जा रही है उसके दौरान वह मूल्यांकन किया जाए। किसमें? सतत मूल्यांकन उसी दिन हो, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसी के दौरान होना चाहिए। ठीक है, आपने होमवर्क दिया, छोटे क्विज कराना और परियोजनाएं, कोई भी योजनाएं उनको दी जा रही हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि इसमें से कौन सा सतत मूल्यांकन है और कौन सा नहीं है, तो आपको पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा सतत मूल्यांकन है, तो 3 ऑप्शन आपको कोई और दे देगा और उसमें से एक देगा दैनिक अवलोकन, गतिविधि के दौरान अवलोकन, होमवर्क, छोटे क्विज या परियोजनाएं, ऐसे दे देगा। तो इन चारों में से, 5 में से जो भी चीज़ होंगी आप उसका आंसर दे दोगे। ठीक है, और सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? यह जानना कि बच्चा कैसे और कितना सीख रहा है। यानी जब बच्चे का मूल्यांकन उसी के दौरान हो जा रहा है, गतिविधि के दौरान हो जा रहा है, तो बच्चे का सीखने का स्तर, बच्चा किस तरीके से और कितना सीख सकता है, इसका पता लग जाता है। और इससे प्रॉफिट क्या होता है, यानी इससे लाभ क्या होता है कि बच्चे की प्रगति निरंतर निगरानी होती है। यानी बच्चा किस में वीक है, ठीक है, इसका पता चल जाता है। और जब डायग्नोस हो गया, यानी इसका नैदानिक परीक्षण हो गया, नैदानिक मूल्यांकन हो गया, अब इसका क्या करेंगे हम? रेमेडियल, यानी इसका उपचार कर देंगे। बच्चे के दौरान ही, क्लास के दौरान ही, यानी गतिविधि के दौरान ही जो भी मूल्यांकन हुआ उससे बच्चे की कमियां पता चली और कमियां पता चलने के बाद उसका उपचार कर दिया जाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम, जो समग्र यानी व्यापक मूल्यांकन। जैसे मैंने बताया था, यह मूल्यांकन बच्चे के समग्र विकास को मापता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, ये देखो सीधा भावनात्मक मूल्यांकन, सामाजिक मूल्यांकन, नैतिक मूल्यांकन और उसमें रचनात्मक कौशल जो भी हैं सबका मूल्यांकन एक साथ होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? समग्र या व्यापक मूल्यांकन। ठीक है,
और इसका उदाहरण जो होता है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे संपूर्ण समूह में कार्य करना, जो ग्रुप में कार्य करते हैं वो, ठीक है। बच्चा निर्णय किस तरीके से ले रहा है उसका मूल्यांकन, ठीक है। और पर्यावरणीय संवेदनशीलता, बच्चों के अंदर जब सारे विकास एक साथ होंगे तो बच्चा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होता है। बच्चा समूह में आप कार्य कर रहे हैं तो आप उनसे क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए कि आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से शुद्ध रख सकते हैं, या फिर उनको एक पौधा दे दीजिए, आप बताइए इनकी देख रेख करें। तो बच्चा उसको अच्छे से देख रेख करेगा, पानी डालेगा, खाद डालेगा, बीज डालेगा, ताकि वो अच्छे से फल फूल सके, ठीक है। और बच्चे में नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा केवल किताबी ज्ञान में न रहकर बल्कि बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो सके, यानी उसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और संवेगात्मक सारे विकास हो सके, इसीलिए उसका समग्र विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ईबीएस में मूल्यांकन के तरीके, यानी असेसमेंट टूल्स इन ईबीएस अंडर सीसीई, यानी ईबीएस में मूल्यांकन के तरीके कौन कौन से होते हैं। एक साइड हमारा तरीका होगा, ठीक है, एक साइड हमारा तरीका होगा, एक साइड उनके विवरण यानी डिस्क्रिप्शन होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। कक्षा में बच्चों के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को देखना, बिल्कुल सिर्फ देखना होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है सिर्फ देखना कि बच्चे का व्यवहार किस तरीके से है और वह प्रतिक्रिया किस तरीके से कर रहा है। कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो या क्वेश्चन के थ्रू नहीं, बच्चा बैठा है या फिर जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसका बिहेवियर किस तरीके से है और वह उस पर प्रतिक्रिया किस तरीके से कर रहा है, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है ये करना। चेकलिस्ट यानी पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन करना। बच्चे को आप एक दिन पहले ही बता दो, आज वाटर टॉपिक, वाटर जो थीम है उस पर, वाटर जो थीम है हमारी उस पर कल टेस्ट होगा, यानी पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर आप वाटर टॉपिक पर टेस्ट होगा और उसका कल टेस्ट होगा। आप क्वेश्चन लाइए, फिर आप वाटर पर ही जो क्वेश्चन बनाएंगे उसी का आप मूल्यांकन करिए। चेकलिस्ट यही होता है कि यानी पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क, विषय से जुड़े समूह कार्य और उनके निष्कर्ष, यानी जो सब्जेक्ट से जुड़े आप एक विषय से जुड़े एक टॉपिक दीजिए और ग्रुप बांटिए, ठीक है। आप एक ग्रुप बनाइए, ठीक है, 5 का ग्रुप बनाइए, उसमें आप एक टॉपिक दे दीजिए, ठीक है। आप एक टॉपिक दे दीजिए और टॉपिक के हिसाब से उन सबको अपने निष्कर्ष निकालने के लिए कहिए। वही होता है प्रोजेक्ट वर्क, यानी ग्रुप में जो कार्य किया जाता है विषय से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट कार्य होता है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट यानी कार्यपत्र। बच्चों के सोचने और समझने की क्षमता को आंकना, यानी बच्चे को किसी एक्टिविटी में शामिल करिए और उसको एक्टिविटी में शामिल करिए, या फिर आप उसको वर्कशीट एक पेपर दीजिए और कुछ क्वेश्चन दीजिए और बच्चे को खुद इंडिविजुअली आप बोलिए कि बच्चा इंडिविजुअली अपने अपने आंसर इसमें लिखे और सबमिट करे। तो बच्चा अपनी सोच उसमें प्रदर्शित करेगा और किस तरह से वह समझ सकता है उसका मूल्यांकन हो जाएगा, क्योंकि सबके आंसर डिफरेंट होंगे, ठीक है। आप एक क्वेश्चन लिखिए, आप एक क्वेश्चन दीजिए, उस पर ऐसे लिखने को बोल दीजिए या लॉन्ग आंसर करने के लिए बोल दीजिए, तो बच्चा उस पर अपनी सोच के हिसाब से उसके आंसर देगा और आप उसका मूल्यांकन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चित्र, पोस्टर या मॉडल। रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी और विषय की समझ को मापना, ठीक है। आप बच्चे को बताइए, आप किसी जानवर या फिर किसी पक्षी या फिर किसी महान विभूतियाँ जो होती हैं उनका चित्र बनाइए, तो बच्चे की क्रिएटिविटी का उससे पता लगता है, ठीक है। आप चित्र बनवा लो या फिर पोस्टर बनवा लो या फिर मॉडल प्रस्तुत करवा लो, तीनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ कराइए तो बच्चे को पता चलेगी कि उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है और कितनी रचनात्मक क्षमता उसके अंदर है, ठीक है। मौखिक प्रश्न, नेक्स्ट हमारा है मौखिक प्रश्न, यानी विषय की मौखिक समझ और सोचने की क्षमता
का जानना। ठीक है, बच्चा किस तरीके, आप बच्चे से क्वेश्चन जो करिए, अभी तक जो आ रहा था कि हम उनको प्रोजेक्ट दे रहे थे या फिर उनमें जो है मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे या फिर ग्रुपिंग करके उनको करा रहे थे, पर इसमें क्या है, आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन का कॉइन उछालिए क्लास में और एक एक बच्चे से उनसे उसके आंसर पूछिए। तो बच्चे में मौखिक समझ कितनी है और उनकी सोचने की क्षमता क्या है बच्चे का, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, सहपाठ मूल्यांकन यानी पीयर असेसमेंट। ठीक है, सहपाठ मूल्यांकन, बच्चों द्वारा एक दूसरे का मूल्यांकन, यानी आप ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, आप ग्रुप बना दीजिए 4 लोग का। ठीक है, और ग्रुप में एक टॉपिक दीजिए और उस टॉपिक का आंसर सेल्फ मतलब खुद से लिखने कहिए। जब बच्चा लिख ले तो उसको आप बोलिए कि फर्स्ट बच्चा सेकंड बच्चे को अपनी कॉपी देगा और सेकंड बच्चा फर्स्ट बच्चे को कॉपी देगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड बच्चा फोर्थ बच्चे को अपनी कॉपी देगा और फोर्थ बच्चा थर्ड बच्चों को अपनी कॉपी देगा। यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे का मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन करने के बाद उससे उनमें हीन भावना नहीं आएगी, निगेटिविटी नहीं आएगी और उनसे उनके जो आंसर हो सकते हैं वो डिफरेंस हो सकते हैं और भी अच्छे तरीके से हो सकते हैं, ये बच्चे को पता चल जाएगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा सेल्फ असिस्टमेंट, यानी बच्चा स्वयं अपने सीखने का मूल्यांकन करे। आप कुछ क्वेश्चन दे दो उसको और बोलो कि इसके आंसर आप लिखिए। ठीक है, और उसका मूल्यांकन खुद करिए कि क्या यह सही है और क्या यह गलत है, यानी बच्चा अपना मूल्यांकन खुद करे। आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि ईबीएस में सीसीई के लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ सीसीई इन बीएस। ओके, अब देख लेते हैं क्या क्या लाभ होते हैं कि बच्चा डर और तनाव से मुक्त होकर सीखता है। बिल्कुल, जब बच्चे का मूल्यांकन उसके कक्षा के दौरान ही हो जाता है तो बच्चे को उसी टाइम और ऐसे बताया जाता है कि ताकि फीडबैक भी देते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं, तो बच्चा अच्छे से सीख सकता है और एक्टिव पार्टिसिपेट करता है तो बच्चे के अंदर डर और तनाव मुक्त हो जाता है और बच्चा अच्छे से सीखता है। ठीक है, शिक्षा केवल परीक्षा केंद्रित नहीं रहती है बल्कि अनुभव आधारित होती है। बिल्कुल, केवल परीक्षा आप नहीं ले रहे हैं, उसमें एक्टिविटी भी करवा रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी करवा रहे हैं जिससे बच्चा रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है और वह उनके प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से रहता है और बच्चा अनुभव आधारित सीखता भी है, उनके अपने पूर्व अनुभव के आधार पर नई नई चीज़ें भी सीखता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं बच्चों की समझ, रचनात्मक और व्यवहार का समुचित विकास। रचनात्मक यानी मैंने बताया था आपको कि उनको कोई भी मॉडल या फिर कोई भी वर्क का चित्र आप उनको बोलिए कि इस चित्र का आप अपने कॉपी में इसका डायग्राम बनाइए। ठीक है, या फिर इस पे मॉड्यूल प्रस्तुत करिए, तो उनमें कितनी क्रिएटिविटी है बच्चे को उसका पता चल जाता है और उसमें इसका डेवलप किसमें रचनात्मक विकास का डेवलप हो जाता है। ठीक, फोर्थ देखते हैं हम, शिक्षक बच्चों की कमजोरियों को समय पर पहचान सकते हैं। बिल्कुल, बच्चा जैसे मैंने बताया कि 2 इसमें मुख्य मेजर पार्ट हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का काम ही है कि बच्चों को कमजोरियों का समय पर पहचान करना और उनका निवारण करना ताकि बच्चा अपनी उपलब्धि प्राप्त करे और बच्चे का डेवलप हो सके। ठीक है, वो भी समग्र रूप से उसका समग्र विकास हो सके। ठीक है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। बिल्कुल, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको बता दूं कि इसमें जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं और जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, दोनों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा होता है। यानी विशिष्ट आवश्यकता वालों बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही क्लास में एक ही तरीके से पढ़ाना ही क्या होता है, समावेशी शिक्षा। क्योंकि उसमें जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको अगर अलग कर दोगे तो उनका जो डेवलपमेंट हो सकता है, जो
कॉम्प्रिहेंसिव यानी समग्र विकास होता है वो रुक जाता है और उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। पर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का मतलब ही यही होता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में अगर पढ़ाएंगे तो उनमें हीन भावना नहीं आएगी। बच्चा ये समझेगा कि हाँ मैं इनसे डिफरेंट नहीं हूँ, मैं इनके साथ हूँ, और उसका डेवलपमेंट पूरा कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक रूप से उसका समग्र विकास हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अब हम कि एक एक एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं। और इसमें टॉपिक पहले क्या है, ईबीएस का टॉपिक जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने जो भी पढ़ा उसके एग्जाम्पल देखेंगे। टॉपिक क्या है, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ईबीएस का एक टॉपिक है। अब इस पे गतिविधि क्या कराएंगे हम, ठीक है, एक टॉपिक ले लिया हमने कि स्वास्थ्य और शिक्षा। अब इस पे गतिविधि क्या कराएंगे, बच्चों से उनके घर और स्कूल की स्वच्छता की तुलना करना। मतलब 2 चार्ट बनवा देंगे बच्चों से, ठीक है, ये हो जाएगा इनका होम, ठीक, और ये हो जाएगा इनका स्कूल। अब इसमें यहाँ पर कैसी व्यवस्था रहती है स्वच्छता की, किस तरीके से यहाँ पर स्वच्छता की जाती है, और हमारे घर में स्कूल में किस तरीके से स्वच्छता की जाती है, उसका टेबल बनवा देना, इस तरीके की एक्टिविटी कराना। ठीक है, और मूल्यांकन इसका किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले प्रेक्षण में क्या करेंगे कि बच्चा कितनी सक्रियता से भाग ले रहा है। यानी इसमें प्रेक्षण में सबसे पहले यही देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि बच्चा कितनी सक्रियता। अब ये जब एक्टिविटी करा रहे हैं, इस एक्टिविटी के दौरान ही आप देखेंगे कि बच्चा कितनी सक्रियता से भाग ले रहा है। ठीक है, और प्रोजेक्ट यानी बच्चों का विश्लेषण और निष्कर्ष करना। इसी एक्टिविटी के दौरान ही बच्चा किस तरीके से विश्लेषण कर पा रहा है, उसका निष्कर्ष, मतलब बच्चा किस तरीके से विश्लेषण कर रहा है और उसका निष्कर्ष निकाल रहा है, इसका आपको देखना है। ठीक है, और वो फीडबैक किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, जैसे इसमें चर्चा और योगदान, फीडबैक कैसे नहीं मिलेगा उसको कि आप इस पर चर्चा करिए। ठीक है, आप स्वच्छता और स्वास्थ्य और स्वच्छता पर चर्चा करिए, तो बच्चा बताएगा हाँ सर हमारे होम में यानी हमारे घर में ऐसी स्वच्छता या फिर ये ऐसी व्यवस्थाएं हमारे घर पे हैं, और स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर कूड़ा यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का कम यूज़ करते हैं, या फिर गीला कूड़ा यहाँ पर डालते हैं, कचरा यहाँ पर फेंकते हैं, या कमियाँ का पता चलेगा। तो जब फीडबैक देगा बच्चा, उससे टीचर ये समझेगा कि हाँ बच्चे की कमियाँ क्या हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं, और फिर आप भी फीडबैक दोगे कि नहीं ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए, इसका सुधार इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चित्र बनाना। बच्चों को स्वच्छता को कैसे चित्रित करता है। ठीक है, बच्चे से आप कहिए कि आप जो उनके घर और स्कूल की जो भी तुलना कर रहे हैं स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, आपकी अच्छी आदतें क्या हैं, उस पर आप चित्र बनाइए कि एक बच्चा है, ठीक है, उसकी क्या आदत है जब वह घर पे रहता है, और एक बच्चा है उसकी क्या आदत है जब वह स्कूल में रहता है। ठीक है, स्वास्थ्य यानी उसके स्वास्थ्य किस तरीके से हैं और वह स्वच्छता किस तरीके से रखता है, दोनों पर चित्र बनाइए। तो बच्चे की आप कौन सी क्षमताएं जान लेंगे कि बच्चे में प्रेक्षण और बच्चे को प्रोजेक्ट और फीडबैक और उसमें चित्र बनाना। मतलब आप इस तरीके से बच्चे को बोल सकते हैं, बच्चा जब ये चीज़ें करेगा तो आप उसका मूल्यांकन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने एक टॉपिक लिया ईबीएस का, ठीक है, उसमें एक एक्टिविटी करा दी, एक्टिविटी के दौरान ही आपने प्रेक्षण किया, आपने उनको प्रोजेक्ट दिया, उनसे फीडबैक लिया, फिर उनको चित्र बनाने के लिए कर दिया। उनका क्या हो गया, व्यापक मूल्यांकन। क्या, व्यापक मूल्यांकन यानी समग्र विकास, व्यापक या समग्र विकास उनका होगा। और कैसे हो रहा है, लगातार, यानी कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव, यही होता है कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब कि कोई भी चीज़ लगातार और समग्र रूप से उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी पॉइंट होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अब ये बहुत ही मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सीटेट में, इससे क्वेश्चन सीटेट में डायरेक्ट आता है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, सीसीई के दो भाग कौन से, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव यानी सतत और व्यापक होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, ईबीएस में सीसीई केवल जानकारी नहीं बल्कि व्यवहार और कौशल का भी मूल्यांकन है। मैंने बताया था कि जानकारी नहीं, व्यवहार और कौशल यानी किस तरीके से उसका बिहेवियर है, सामाजिक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास या फिर उसके सांस्कृतिक जो भी विकास उसके होते हैं, जितने व्यवहार होते हैं वो व्यापक तरीके से होते हैं, ना कि उन पे सिर्फ किस पे आधारित होते हैं, उनके केवल जानकारी पर नहीं, उनके व्यवहार और कौशलों पर का भी मूल्यांकन होता है। उनका व्यवहार किस तरीके से है, उनमें कौशल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि मूल्यांकन के साधन कौन कौन से होते हैं। अवलोकन करना यानी ऑब्जर्वेशन करना कि बच्चा कितना सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, कितनी स्पीड से सीख रहा है, उसका अवलोकन करना। ठीक है, योजना बनाना कि बच्चे का विकास किस तरीके से और अच्छे से किया जा सकता है। चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाना कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, क्योंकि जब बच्चे सामने से चित्र देखेंगे, ठीक है, तो बच्चे में श्रवण और दृश्य दोनों सामग्री होगी तो बच्चा और अच्छे से सीख पाएगा। आप उनसे क्वेश्चन पुटअप करिए, उसका आंसर देंगे, बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति कितनी है या फिर मौखिक ज्ञान कितना है उसका पता चल जाता है। और सह मूल्यांकन यानी बच्चा साथ में रहकर किस तरीके से मूल्यांकन करता है, एक दूसरे से बोलेंगे कि आप एक दूसरे की कॉपी लीजिए, उसके आंसर खुद चेक करिए, तो बच्चा उसके मूल्यांकन देख करेगा। और सेल्फ असेसमेंट भी इसी तरीके से होता है कि उसका आंसर उसके पड़ोसी का, उसके साथी का आंसर किस तरीके से है, और उसमें सेल्फ असेसमेंट भी उसका हो जाता है कि कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, या फिर इसके डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, समग्र विकास और निरंतर विकास, निरंतर सुधार, मतलब उसके होल डेवलपमेंट का होगा और उसमें कॉन्टिन्यूअस चेंजेस होंगे, यानी निरंतर सुधार भी होगा और उसका समग्र विकास भी होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीसीई शिक्षण को अधिक बाल केंद्रित, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाल केंद्रित अधिक बनाना है, यानी बच्चे के हिसाब से हमें अपनी शिक्षण व्यवस्था जो भी है, टीचरों के लिए ये लाइन है, ये लाइन जो है वो टीचरों के लिए है। ठीक है, ये लाइन टीचरों के लिए है कि शिक्षण को अधिक बाल केंद्रित बनाना, ठीक है, गतिविधि आधारित और समझ उन्मुख बनाना। ठीक है, बच्चे के हिसाब से बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे का स्वभाव क्या है, ठीक है, बच्चा किस हिसाब से सीख सकता है, उस हिसाब से अपने पाठ्यक्रम को बनाइए, उस हिसाब से लेसन प्लान बनाइए और बच्चे को केंद्र में रखकर बताइए ताकि वह एक्टिव पार्टिसिपेट करे और बोझ रहित रहेगा वहाँ पर। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से सीख पड़े। ठीक है, और बच्चा अगर क्लास में नहीं सीख पा रहा है तो उसको गतिविधि आधारित आप शिक्षा दीजिए। ठीक है, बच्चे को गतिविधि आधारित आप शिक्षा दीजिए, यानी बच्चा गतिविधि आधारित अधिगम करे, आप उसको फील्ड में ले जाइए, खेल के माध्यम से समझाइए, यानी आप क्लास में ही ना रखिए, उसको आप गतिविधि के आधार पर भी सिखाइए। ठीक है, वही बता रहे हैं कि सीसीई शिक्षण को अधिक बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित और समझ उन्मुख बनवाना है, यानी बच्चा जब गतिविधि आधारित करेगा, बच्चे के हिसाब से कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है, ठीक है, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है, ठीक है, उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़कर, यानी उसके पूर्व अनुभव क्या है और उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर जब पढ़ाएंगे बच्चे को तो बच्चा और अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है,
अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट कि अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम अगले देखेंगे जो हमारा होगा टीचिंग एड्स इन ईबीएस में। ठीक है, ईबीएस में शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती हैं इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हमने देखा, मैंने आपको बता दूं कि आज हमने क्या क्या देखा, आज हम बता देते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सीसीई क्या होता है। ठीक है, कि उसमें शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों विधियां शामिल होती हैं। ठीक है, बच्चे का केवल ज्ञान का मूल्यांकन ही नहीं बल्कि समग्र दृष्टिकोण का भी, यानी उनके व्यवहार, दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल का भी मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब हमने जाना कि सीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, और सीसीई में एकेडमिक और नॉन एकेडमिक मैंने था कि शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। ठीक है, फिर हमने जाना कि ईबीएस में ईसीसी का उद्देश्य क्या होता है, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, हमने उसको देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसमें दो मेजर पार्ट्स होते हैं, पहला कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, सेकंड होता है कॉम्प्रिहेंसिव। ये दौरान होता है और ये पूरा व्यापक होता है, यानी इसमें कौन कौन से नैतिक, पर्यावरण, संवेदनशीलता, मतलब इसमें सारे जो डोमेन्स होते हैं, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, रचनात्मक, जो भी कौशल होते हैं, समग्र का विकास होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखें, इसमें देखे हैं कि ईबीएस में मूल्यांकन के तरीके कौन कौन से होते हैं, यानी असेसमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, प्रोजेक्ट, कार्य पत्रक, पोस्टर, मौखिक प्रश्न, सह पाठ मूल्यांकन और सेल्फ असेसमेंट, इनको देखा हमने। ठीक है, फिर हमने इसके बेनिफिट्स देखे कि कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, बच्चा डर, तनाव से मुक्त होकर पढ़ता है। ठीक है, उनमें अनुभव आधारित अधिगम होते हैं, यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, उसमें क्रिएटिविटी आती हैं, उनकी कमजोरियाँ पहचान कर उनको और अच्छे से बढ़ावा देता है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर उसका एग्जाम्पल हमने देखा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप वहाँ से जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।